वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के एग्जाम के लिए हम पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट वाइज में हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी जीके पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमने स्टार्ट की थी। इकोनॉमी के कुछ प्रश्न देख लिए थे, कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो ये थर्ड पार्ट है इकोनॉमी का। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। न्यूली एडिट वीडियो के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाइएगा तो उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। यूपी जीके के भी मिल जाएंगे और इसके भी मिल जाएंगे। इसके लिए अलग से भी प्लेलिस्ट बना देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि हम सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के प्रश्नों को अलग अलग देखकर पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, आप एक सब्जेक्ट का सारा कुछ रिविजन कर लीजिए, सारा पढ़ लीजिए कि कैसे प्रश्न आते हैं आरओ में, कैसे आयोग प्रश्न पूछता है समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में। तो वैसे ही उसी तरीके के प्रश्नों को आपको तैयार करना है, वैसे ही टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक होते हैं ऐसे जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से फाइंड आउट कर लेना है, उन टॉपिक्स को ध्यान दे लेना है और उनके प्रश्नों को, उस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उसके कितने भी प्रश्न बने, कैसा भी प्रश्न आ जाए उस टॉपिक से आपसे बनना चाहिए। तो ये बस हमारा टारगेट रहता है, ताकि प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों के आधार पर आप आगे आने वाले एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर सकें। इसी को स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 38 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था। अब देखो यहाँ पर सीधी सीधी डेट पूछ ली। तो यहाँ पर आपको जैसे कि कोई भी अधिनियम आता है, कोई भी एक्ट आता है, तो उसकी डेट को ही याद रख लें कि कब पारित किया गया था। 2006 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। सारे अनुसंधान पर एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, और आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भी मिल जाएगा। तो एक साथ सारे अनुसंधान केंद्र पढ़ लें। भारत के और उत्तर प्रदेश के भी अलग से डले हुए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो ये लघु निर्माणी उद्योग के लिए बात की गई है। 25 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए, 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था 1972 में। सेज SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नीति है, ये पॉलिसी कब आई? अप्रैल 2000 में इसको लाया गया था। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? ये सदस्यों के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से 2 सूचियाँ दे दी हैं, दोनों सूचियों का मिलान करना है। कैपिटल गन टैक्स किस पर लगता है? तो ये संपत्ति विक्रय। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगती है। कस्टम ड्यूटी जो हो जाएगी वो आपकी आयात पर लग जाएगी, और कॉरपोरेट टैक्स आय पर लगता है। ठीक है, ऐसे ही जोड़ी मिलान में प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में स्थित हो जाएगा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री ने की थी? VP सिंह के द्वारा की गई थी। सेबी अधिनियम 1992 में आया था, 1992 का है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये पूछ चुके हैं। 98, 99, 1998, 99 में आई थी। 2011 में सूक्ष्म वित्त और जो संस्थाएं हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कुल मिलाकर, तो इनमें से ये जो है किसकी सिफारिश पर लाई गई थी? 2011 में लाई गई थी। ये डेट भी याद रखें। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मालीगाम समिति की रिकमेंडेशन पर, यानी इनकी सिफारिश पर लाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया, प्रतिछाया बैंकिंग क्या कहलाती है? तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिछाया बैंकिंग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, बताना है 2 दाल वाली तिलहनी फसल कौन है? तो ये मूंगफली हो जाएगी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। तो ये क्रांतियां भी एक बार पढ़ लें, इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो डला हुआ है, उसमें सारी क्रांति एक साथ बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स बताना है। तो संपदा कर यहाँ पर जो है
ये प्रत्यक्ष कर है। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। अच्छा, जीएसटी कैसा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में प्रश्न पूछ चुके हैं। ये एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न दिया गया है संवैधानिक निकाय नहीं है। सांविधिक और संवैधानिक निकाय भी पूछे जाते हैं, तो वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग और चुनाव आयोग। तो संवैधानिक आयोग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर योजना आयोग हो जाएगा। संवैधानिक यानी कि जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, जिसका वर्णन संविधान में ना किया गया हो, उसको संवैधानिक आयोग कहते हैं, यानी कि इसको कोई एक विधेयक लाकर इसको बना दिया गया योजना आयोग को। ऐसे ही नीति आयोग भी है, तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर ही लाए थे हम। योजना आयोग तो हालांकि अब कार्यकाल में नहीं, अब नहीं काम करता है, नीति आयोग आ चुका है इसके स्थान पर, तो योजना आयोग खत्म हो चुका है। लेकिन ये उस समय कभी पुराना प्रश्न आया होगा जब नीति आयोग नहीं था, तो इसमें पूछ लिया। अगला प्रश्न है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो अधिकतम सीमा है 10 लाख रुपए। निम्न में से एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, तो कहाँ पर? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, इसको समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती। ग्रामीण विकास में, कृषि विकास में, कृषकों को पर्याप्त साख में, इन सब में की जा सकती है। समावेशित विकास मतलब जिसमें सभी को समावेशित कर लिया जाए, सभी को इकट्ठा करके उसका विकास की एक प्रकार से आशा की जाए। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता और बैंक शाखाओं का अभाव, ये सभी वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सफलता में बाधक हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन मतलब कि इकोनॉमिकली हम अच्छा हों, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति, वो सारी चीज़ें अच्छी हों। तो निम्न आय अगर है तो ये भी इसमें बाधा बनेगी। निरक्षरता है तो अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो अच्छा व्यापार नहीं कर पाएगा, कुछ अच्छा नहीं कमा पाएगा, या फिर आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से उसे संघर्ष करना पड़ेगा। बैंक शाखाओं का, अगर बैंक शाखाएं नहीं होंगी तो लोग अपना धन कैसे रखेंगे? अगर धन नहीं रखेंगे तो एक जो भुगतान संतुलन या फिर एक जो चलता रहता है, रेगुलेशन चलता रहता है कि बैंक के पास धन आता है, बैंक सरकार को देती है, सरकार से फिर लोगों के पास जाता है और फिर बैंक में आता है, तो एक पूरा चक्र चलता रहता है, तो ये चक्र कमज़ोर पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित होगा। इसलिए उपयुक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK। पैन कार्ड जो बनाते हैं तो उसमें अंग्रेजी के 5 अक्षर होते हैं। ये इसमें P क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। तो P क्या है? P फॉर पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत को प्रदर्शित करता है। ये क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 कथन यहाँ दिए गए हैं। शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। अगला प्रश्न है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करेगा। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? परिवार का उपभोग व्यय गरीबी अनुमानों का आधार होता है। ये भारत की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है तो किससे होता है? घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर हम गरीबी का स्तर निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे परिवार का उपभोग व्यय, वही घरेलू, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है, लगभग एक से ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमानक नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में, जिसको तेंदुलकर समिति भी कहते हैं, ये गठित की गई थी और यहाँ पर इनके द्वारा मानक निर्धारित करने को इनसे कहा गया था। अगला प्रश्न है, वाटर सेस एक्ट लागू किया गया था, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये कब आया था? तो ये 1977 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली मुख्य फसल है कहाँ की? गैम्बिया की। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया है? तो गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है उनके लिए अनुपात 37.2%, ये अनुपात इसके लिए रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान किया जाए। ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनकी आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, इन वस्तुओं को जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, जैसे अनाज वितरण किया जाता है, तो सब्सिडाइज कीमतों पर
उनको ये प्रदान किया जाए। यह कीमत सहायक कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया था और खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही हो गया, तीसरा कथन गलत है। ये राज्य सरकारों के द्वारा नहीं दी जाती। खाद्य सब्सिडी कौन देता है? राज्य सरकार नहीं देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। तो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ें, अर्थव्यवस्था जब पढ़ें, तो कुछ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफ़ी चर्चा में रहती है, तो उसको जरूर पढ़ें। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, विदेशों से हम मंगवाते हैं, तो उस पर क्या है, वो टैक्स वैक्स लग के बहुत ज़्यादा महंगी भी आती हैं। अब वो इतनी महंगी होती हैं कि आम जनता उसका उपभोग नहीं कर सकती, तो हमारी सरकार क्या करती है, उस पर सब्सिडी लगा के हमको देती है, मतलब वो हमें और कम कीमत में प्रोवाइड करवाती है। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी अनाज भी, गरीबी रेखा वालों को कितना अनाज दिया जाता है, 1 रुपये में, 2 रुपये में, लेकिन उसकी जो वास्तविक कीमत है वो 1-2 रुपये थोड़ी ना होती है, वो उससे ज़्यादा ही होती है। तो हमारी सरकार सब्सिडी लगाकर कम कीमत पर जो है प्रदान करती है। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रश्न है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, कितने हैं? तो ये 20 क्षेत्र हो जाएंगे। ये वाला प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैचेस भी लॉन्च हो चुके हैं, एप्लीकेशन पर भी लॉन्च है, टेलीग्राम पर भी लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज कुछ भी लगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।